हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। आज हम छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के लिए मैथ्स का एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उसके अंतर्गत गणित का स्वरूप, गणितीय सोच, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण तथा अन्य विषयों के साथ मैथ्स का जो संबंध होता है उसको पूरा डिटेल से बहुत कम समय में बहुत अच्छे से इस पूरे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और साथ ही थ्योरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ऐसे 30 MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका ये जो टॉपिक है गणित की प्रकृति ये पूरा कंप्लीट हो जाए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम गणित की प्रकृति का जो परिचय है उसको समझते हैं। गणित केवल संख्याओं, सूत्रों एवं गणनाओं का विषय नहीं है। हमको लगता है कि गणित में सिर्फ सूत्र होता है, गणना करते हैं, कैलकुलेशन या इस तरीके का नहीं। गणित में क्या क्या होता है बल्कि लॉजिक, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विश्लेषण तथा निर्णय क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग का भी एक विज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से गणित मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है। दैनिक जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे बैंकिंग, समय प्रबंधन, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विज्ञान, कंप्यूटर, व्यापार आदि क्षेत्रों में भी क्या है गणित का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शब्द संस्कृत का गण धातु से बना होता है जिसका अर्थ होता है गिनना यानी कि टू काउंट, मापना यानी कि टू मेज़र, तुलना करना टू कंपेयर, गणना करना। अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स शब्द जो है वो ग्रीक शब्द मैथेमा से बना है जिसका अर्थ क्या होता है नॉलेज और लर्निंग। विभिन्न विद्वानों के अनुसार गणित की परिभाषाएं हम देखने वाले हैं। अरस्तु के अनुसार गणित की क्या परिभाषा है, देखिए, गणित वह विज्ञान है जो परिमाण यानी कि क्वांटिटी का अध्ययन करता है। क्वांटिटी, परिमाण क्या होता है, किसी भी वस्तु का कोई जो मात्रा होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, परिमाण या क्वांटिटी। तो गणित वह विज्ञान है जो परिमाण या मात्रा यानी कि क्वांटिटी का अध्ययन करता है। चलिए आगे देखते हैं गैलीलियो का। गैलीलियो के अनुसार प्रकृति की पुस्तक गणित की भाषा में लिखी गई है। जो नेचर का जो सिस्टम है वो इनका कहना है कि मैथमेटिक्स का ही वही क्या है लैंग्वेज है। ठीक है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के अनुसार क्या है, गणित सभी विज्ञानों की रानी है। जितने भी अदर और सब्जेक्ट हैं या विज्ञान, साइंस, सब की रानी है। मतलब गणित के बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बर्ट्रैंड रसेल है ना, बर्ट्रैंड रसेल, गणित वह विषय है जिसमें हमें यह पता नहीं होता कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और न ही यह कि जो कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं। तो इनका बड़ा ही अजीब है, ये इनका वे ऑफ थिंकिंग हो सकता है। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमको पता ही नहीं होता। इसका मुख्य कारण यह होगा कि गणितीय भाषा क्या है, अमूर्त है, इसलिए इन्होंने इस तरीके से कहा है। ठीक है, अब देखते हैं बेंजामिन पियर्स का। बेंजामिन पियर्स के अनुसार गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्षों को प्राप्त करता है। ठीक है, नेसेसरी कंक्लूजन्स, जो भी निष्कर्ष निकालना है, जो ज़रूरी होती हैं, वो हम किससे प्राप्त करते हैं, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके प्राप्त करते हैं। हेनरी पोंकारे के अनुसार गणित विभिन्न वस्तुओं को एक ही नाम देने की कला है। मैथमेटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ गिविंग द सेम नेम टू द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं को सेम नाम हम दे सकते हैं। किसके हिसाब से, हेनरी पोंकारे के हिसाब से। अब कौन है, देखिए, जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर। ऐसे जो हमारे शिक्षाविद हैं उनके द्वारा कही हुई जो बातें हैं इससे अक्सर सवाल पूछा ही जाता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है इनका। ठीक है, ये कहते हैं जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, गणित तर्क का संगीत है, म्यूज़िक, मैथमेटिक्स इज़ द म्यूज़िक ऑफ रीज़न। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डेविड हिल्बर्ट के अनुसार गणित ऐसा विज्ञान है जो स्पष्ट एवं तार्किक विचारों के माध्यम से सत्य तक पहुंचता है। ठीक है, और यूक्लिड जो है, यूक्लिड के हिसाब से देखिए, गणित तार्किक प्रमाणों एवं निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव विधि पर आधारित होता है। क्या बोला, गणित तार्किक प्रमाणों और निगमनात्मक विधि पर आधारित होता है। ठीक है, E.T. बेल के अनुसार गणित विज्ञान की भाषा
और उसकी आधारशिला है। विज्ञान की भाषा और उसकी आधारशिला, इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ्स सबका बेस है। मैथ्स के बिना ये जो विज्ञान है वो चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो गणित विज्ञान की भाषा भी है और उसकी आधारशिला भी है। 11वां, G.H. हार्डी, ठीक है। G.H. हार्डी के अनुसार गणित रचनात्मक विचारों और प्रतिरूपों का विज्ञान है। कैसा है? रचनात्मक विचारों और प्रतिरूपों का विज्ञान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। R.L. वाल्डर के अनुसार गणित एक सांस्कृतिक एवं मानवीय गतिविधि है। कैसा है? देखिए, गणित एक सांस्कृतिक एवं मानवीय गतिविधि है जो निरंतर विकसित होती रहती है। तो ये एक एक जो इनके कथन हैं उनको आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा इसी के अंतर्गत जो टॉपिक होता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित का स्वरूप। गणित का स्वरूप बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। इसे निम्न आधारों से हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित एक तार्किक विज्ञान है। क्या बोला है? सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारा, गणित एक तार्किक विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल साइंस। कैसे? गणित में प्रत्येक निष्कर्ष तर्क एवं प्रमाण पर आधारित होता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अगर a b से बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन b, तथा b इज़ ग्रेटर देन c, अगर b c से बड़ा है तो निश्चित रूप से a जो है क्या होगा? c से बड़ा ही होगा, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट है, गणित एक अमूर्त विज्ञान है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। गणित में देखिए संख्या, बिंदु, रेखा, समतल, कोण आदि को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। सही बात है। हम क्या कर सकते हैं? केवल उनकी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण, बिंदु का कोई आकार नहीं होता, रेखा की कोई मोटाई नहीं होती, फिर भी इनका उपयोग संपूर्ण ज्यामिति में किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया? गणित एक अमूर्त विज्ञान है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, गणित एक शुद्ध विज्ञान है। मैथमेटिक्स इज अ प्योर साइंस। गणित अपने सिद्धांतों पर आधारित स्वतंत्र विषय है। इसमें सत्य, सार्वभौमिक एवं स्थायी होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि 2 + 2 = 4, तो ये तो फिक्स है कि 2 + 2 = 4 ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि गणित क्या है? एक शुद्ध विज्ञान है। ये सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, यानी कि चेंज ही नहीं होगा। 2 + 2 = 4 यानी कि 4। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे 2 + 2 = 5 हो सकता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। चौथा क्या है? गणित एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस। जैसे कि इसका उपयोग अभियांत्रिकी, चिकित्सा, बैंकिंग, कंप्यूटर विज्ञान, AI, अर्थशास्त्र, कृषि, मौसम विज्ञान, हर क्षेत्र में, है ना, क्या होता है? गणित का उपयोग होता ही होता है। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट कहता है कि गणित प्रतीकों की भाषा है, लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। जैसे कि प्लस, माइनस, है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल, ये सारा, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, रूट, पाई, परसेंट, इस तरीके से आदि गणितीय प्रतीकों का पूरे विश्व में समान रूप से समझा जाता है। ये जो जितना भी साइन यहाँ पे दिया गया है पूरे विश्व में इन चिन्हों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमारा छठवां पॉइंट है, गणित सार्वभौमिक भाषा, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सब जगह इसका समझा जाता है और इसी तरीके का यूज़ किया जाता है। जैसे कि विश्व के किसी देश में अगर 5 × 6 = 30 है तो उत्तर हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है? गणित क्रमबद्ध ज्ञान है, सिस्टमेटिक नॉलेज। जैसे कि संख्या, जोड़ के बाद क्या आएगा? पहले संख्या आएगा, फिर जोड़, फिर घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैथ्स जो है चलता है। आठवां पॉइंट क्या है? गणित सृजनात्मक एवं समस्या समाधान का विषय है, क्रिएटिव भी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। हम गणित का इस्तेमाल करके बहुत सारी क्रिएटिविटी कर लेते हैं और समस्याओं को निपटाना भी इसी से सीखते हैं। यह नई विधियों और समाधानों के विकास तथा सही निर्णय लेने में क्या बनाता है? हमको सक्षम बनाता है। गणित की प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि तार्किक विषय है। कैसा विषय है? तार्किक विषय है, अमूर्त विषय है, प्रतीकों की भाषा है, सार्वभौमिक है, क्रमबद्ध है, वैज्ञानिक भाषा है, वस्तुनिष्ठ, सटीक, समस्या समाधान पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? देखिए इसको समझिए। गणित शब्द किससे बने होते हैं? गढ़ धातु से बना होता है। मैथमेटिक्स शब्द ग्रीक के किससे लिखा गया है? मैथेमा। ग्रीक के किससे लिया गया है? मैथेमा से बना है। गॉस ने गणित को क्वीन ऑफ साइंस, किसने कहा है? गॉस ने गणित को क्या कहा है? क्वीन ऑफ साइंस कहा है, ठीक है। गैलीलियो ने क्या है? नेचर इज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है हमको इसको। गणित जो है तार्किक
अमूर्त और प्रतीकों की सार्वभौमिक भाषा है। ये रहे परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है गणितीय सोच, मैथमेटिकल थिंकिंग। गणितीय सोच वह मानसिक प्रक्रिया है, इसको ध्यान से देखेंगे। गणितीय सोच वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी समस्या को तर्क, विश्लेषण, निरीक्षण, प्रतिरूपों, संबंधों तथा प्रमाण के आधार पर समझता है और समाधान करता है। तो गणितीय थिंकिंग या मैथमेटिकल थिंकिंग, गणितीय सोच होना बहुत ही आवश्यक है। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं गणितीय सोच की, जैसे कि सामान्य। मैथमेटिकल थिंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग लॉजिक, रीजनिंग, पैटर्न, सेम वही है जो हिंदी में लिखा है ना, प्रूफ टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय सोच हम किसको कहते हैं, इसको समझिए। ये अक्सर एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है। एनसीएफ 2005 के हिसाब से बच्चों में तार्किक चिंतन, है ना, समस्या समाधान, स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता का विकास अगर कर पाते हैं तो यही क्या कहलाता है, एनसीएफ 2005 के हिसाब से गणितीय सोच कहलाता है। एनईपी 2020 क्या कहता है, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल विकसित कर पाएँ। ठीक है, समझ गए आप। तो गणितीय सोच के ये प्रमुख घटक क्या हैं उसको देखते हैं। अवलोकन, तुलना, वर्गीकरण, प्रतिरूप पहचान, पैटर्न रिकॉग्निशन, तर्क, अनुमान, विश्लेषण, निष्कर्ष, प्रमाण, सामान्यीकरण, ये होते हैं गणितीय सोच के प्रमुख घटक। ये कहना चाहिए उसके अवयव। ठीक है, अब गणितीय सोच के क्या क्या चरण हैं, किस तरीके से हम मैथमेटिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करें, उसको आगे देखते हैं। गणितीय सोच का प्रथम चरण क्या है, देखिए हमको क्या सोचना है, समस्या की पहचान करना है कि यानी कि समस्या है क्या। दूसरे चरण में क्या करना है, देखिए जानकारी एकत्र करेंगे। जो भी समस्या है उसकी क्या करेंगे, जानकारी एकत्र करेंगे। कोई भी तथ्य रहेगा उसको। स्टेप तीसरा क्या है, विश्लेषण करना, एनालिसिस करेंगे कोई सभी अलग अलग मेथड यूज़ करके। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, समाधान करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन और लॉजिक का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। उत्तर का सत्यापन, जो भी हमें उत्तर मिल जाएगा वो सही है कि नहीं, हमारे समस्या को सुलझा पा रहे नहीं, उसका हम सत्यापन यानी कि वेरीफाई करेंगे। छठवां है सामान्यीकरण, नियम लागू करना। जो भी गणितीय सोच हमने डेवलप किया है उसके लिए क्या करेंगे, नियम लागू करेंगे। चलिए गणितीय सोच का वन लाइनर रिवीजन क्या हो सकता है उसको देखते हैं। वन लाइनर रिवीजन के अंतर्गत क्या है, देखिए गणितीय सोच इक्वल टू तर्क प्लस विश्लेषण प्लस समस्या सोच। ये तीनों अगर आपके अंदर है, यानी तर्क भी है, विश्लेषण भी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान का गुण है आपके अंदर, तो आप क्या रखते हैं, गणितीय सोच रखते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन गणितीय सोच का आधार होता है और शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर की होनी चाहिए या होती ही है। ठीक है, अभी के समय में शिक्षक क्या होता है, फैसिलिटेटर यानी कि मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब हम आगे पाँचवें पॉइंट में क्या करेंगे, गणितीय चिंतन की प्रमुख प्रक्रियाओं को समझेंगे। तो पहला क्या है गणितीय चिंतन के अंतर्गत, देखिए अमूर्तीकरण। ठीक है, अमूर्तीकरण में क्या करते हैं, किसी वस्तु घटना के अनावश्यक गुणों को छोड़कर, कैसे, अनावश्यक गुणों को छोड़कर केवल आवश्यक एवं सामान्य गणितीय गुणों पर ही हम क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यह करने की जो मानसिक प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, अमूर्तीकरण कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। उदाहरण से समझते हैं, देखिए लाल, नीली, हरी गेंदों में रंग को छोड़कर केवल उनकी संख्या 3 पर ध्यान देना। 10 का सिक्का, नोट या यूपीआई का स्वरूप भिन्न है पर मान क्या है, समान होता है। ठीक है, जैसे लाल, नीली, हरी गेंदों रंगों में रंग को छोड़कर केवल उनकी संख्या पर ध्यान देंगे तो संख्या क्या है, 3 ही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी को कहा गया है कि वस्तु घटना के अनावश्यक गुण को छोड़कर उसका जो आवश्यक है, जो चीज़ हमको चाहिए, जो हमारे लिए आवश्यक है, उसी पे ध्यान देंगे, वही क्या कहलाता है, अमूर्तीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब उसका दूसरा जो टाइप है विशिष्टीकरण, उसको समझते हैं। विशिष्टीकरण सामान्य नियम, सिद्धांत या सूत्र को किसी विशेष उदाहरण अथवा स्थिति पर लागू करने की प्रक्रिया है। यानी कि इसमें क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक, यानी कि जो एकदम सामान्य घटना है उससे विशेष की ओर हम चलते हैं इसमें। ठीक है, विशिष्टीकरण कहलाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विशिष्टीकरण कहलाएगा। समझ में आ गया। उदाहरण देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला उदाहरण, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर पर लागू करना। तो इसमें आप अगर अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो क्या हो रहा है,
आप सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना सीख रहे हैं। अब आता है जनरलाइजेशन, यानी कि व्यापकीकरण। अनेक विशेष उदाहरणों या अनुभवों के आधार पर सामान्य नियम या सिद्धांत स्थापित करना, यानी कि स्पेसिफिक से जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे, ठीक उल्टा ही है विशिष्टीकरण से। ठीक है, कहाँ से कहाँ? विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएंगे तो क्या कहलाएगा? व्यापकीकरण कहलाएगा। उदाहरण के लिए 2 धन 4 इज इक्वल टू क्या है? 6 है, और 6 धन 8 इज इक्वल टू क्या है? 14 है। से यह निष्कर्ष निकलता है कि दो सम संख्याओं का योग सदैव क्या होगा? सम ही होगा, विषम तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस उदाहरण से आप व्यापकीकरण को समझ सकते हैं, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर, उसका हम जनरलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण में मुख्य क्या अंतर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको ध्यान से समझते चलिए। अर्थ, अमूर्तीकरण के बारे में क्या है? आवश्यक गुणों पर ध्यान देना। अमूर्तीकरण में हम सिर्फ जो चीज़ हमको आवश्यक है उसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन विशिष्टीकरण में क्या हो रहा है? देखिए, सामान्य नियम का विशेष उदाहरण पर प्रयोग। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? व्यापकीकरण पर अनेक उदाहरणों से सामान्य नियम बना देना। बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, उसका जनरलाइजेशन कर देंगे। दिशा क्या है? ठोस से अमूर्त, है ना, ठोस से अमूर्त, यानी कि मूर्त से अमूर्त। और इसमें क्या है? विशिष्टीकरण में सामान्य से विशेष, यानी कि जो एकदम सामान्य चीज़ है तो स्पेस, सामान्य से विशेष की ओर। और इसमें क्या है? जस्ट उल्टा है, स्पेसिफिक, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर। उद्देश्य क्या होता है हमारा? अमूर्तीकरण में उद्देश्य होता है अवधारणा बनाना। ठीक है, अमूर्तीकरण में क्या करते हैं? हम अवधारणा बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं? विशिष्टीकरण में नियम का उपयोग करते हैं, एप्लीकेशन होता है। और इसमें हम तो सीधा सीधा क्या बना देते हैं? इसमें क्या करते हैं? सिद्धांत नियम बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण, वस्तुओं से संख्या की अवधारणा। अमूर्तीकरण में क्या करते हैं? वस्तुओं से, कोई भी वस्तु है हमारे पास, उससे संख्या की अवधारणा हम बनाना सीखते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं? विशिष्टीकरण में, जैसे a + b का होल स्क्वायर वाला हमने सूत्र लिया था, तो उसमें 3 + 2 का होल स्क्वायर, उस पर सीधा एप्लीकेशन लागू कर दिया है ना। और इसमें क्या करते हैं? व्यापकीकरण में, अब इसमें हम उसको जनरलाइज करेंगे कि 2 + 4 = 6 हो गया, 6 + 8 = 14 हो गया। से क्या बताए कि दो सम संख्या को जोड़ते हैं तो सम ही होता है। इस तरीके से हम उसको क्या कर दिए? जनरलाइज कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? 6वां पॉइंट है हमारा, अन्य विषयों के साथ गणित का संबंध कैसा है उसको समझेंगे। ठीक है, देखिए अन्य विषयों के साथ गणित का संबंध, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने गणित को, है ना, क्या बोला था? सभी विषयों की रानी, क्वीन ऑफ साइंस कहा था। क्यों कहा था? इसको समझते हैं। सहसंबंध का अर्थ है विषयों के बीच प्राकृतिक एवं सार्थक संबंध स्थापित करना। गणित का संबंध किसके किसके साथ है? देखिए इसमें जितने भी विषय दिए गए हैं ना, ये जितने भी विषय दिए गए हैं, इन सभी विषयों को गणित का जरूरत पड़ता है। गणित को इनकी आवश्यकता नहीं होती। आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। जैसे कि विज्ञान है पहला, विज्ञान क्या करता है? सबसे घनिष्ठ संबंध विज्ञान के साथ है। जैसे कि गति इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी डिवाइडेड बाई समय। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा। इसमें पूरा जितने भी, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग, उसके जितने भी ऑपरेशंस हैं सब विज्ञान में होगा। सामाजिक विज्ञान में क्या होगा? देखिए मानचित्र, स्केल, समय रेखा, राष्ट्रीय आय, जनगणना, कर, ब्याज, सब इसके अंतर्गत आएगा। भाषा में क्या होगा? प्रश्न पढ़ना, निर्देश समझना, गणितीय शब्दावली, अनुपात, प्रतिशत, अंतर, इस तरीके से, है ना। कंप्यूटर में क्या होता है? एल्गोरिदम। कंप्यूटर में क्या होता है? एल्गोरिदम, बाइनरी पद्धति, एआई, मशीन लर्निंग, क्रिप्टोग्राफी, इस तरीके से। ठीक है, कला एवं संगीत में देखते हैं। कला एवं संगीत में क्या होता है? सिमेट्री, अनुपात, ताल, लय, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ गणित के से ही रिलेटेड है। वाणिज्य एवं दैनिक जीवन, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे लाभ हानि, जीएसटी, है ना, बजट, चिकित्सा, कृषि, क्षेत्रफल, सिंचाई, ये सब में बिना गणित के आप वाणिज्य एवं दैनिक जीवन आपका चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो अभी हम परीक्षा हेतु जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उसको शॉर्ट में देखते हैं। उसके बाद जो टॉप वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि विशिष्टीकरण की दिशा क्या होती है? सामान्य से विशेष। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। बहुत ही ये क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। व्यापकीकरण की दिशा क्या होती है? तो स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि विशेष से सामान्य।
प्रश्न a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र 5+3 का होल स्क्वायर किसका उदाहरण है? तो ये होता है भैया स्पेसिफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद बोला है गणित का सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध किससे होता है? साइन से होता है। NEP 2020 किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देती है? तो ये होता है बहुविषयक, इंटीग्रेटेड और एक्सपीरियंशियल। ये अक्सर कई बार पूछा जा चुका है। NEP 2020 किस पर बल देती है? तो बहुविषयक, समेकित यानी कि इंटीग्रेटेड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर ये जोर देता है। ठीक है, चलिए अब हम MCQ क्वेश्चन लेते हैं। जो 30 MCQ क्वेश्चन है ना, उसको हम इसमें देखते हैं और समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के 30 जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है, गणित शब्द किस संस्कृत धातु से बना है ना? पहला है गम, दूसरा है गण, ज्ञा और भू। तो ABCD में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा गण। ठीक है, गणित शब्द किस संस्कृत धातु से बना है? तो गण। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस, यह कथन किसका है ना? तो पहला है अरस्तु, फिर गैलीलियो, कार्ल फ्रेडरिक गॉस और यूक्लाइड, है ना? तो इसमें से ABCD, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ये कार्ल फ्रेडरिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा का क्या हो जाएगा हमारा? C, कार्ल फ्रेडरिक। ठीक है, गॉस ये भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में। चलिए तीसरा सवाल है प्रकृति की पुस्तक गणित की भाषा में लिखी गई है, यह कथन किसका है? यूक्लाइड का, गैलीलियो का, रसेल, हिल्बर्ट। ये किसका होगा? ABCD चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ने ही कहा था कि प्रकृति की पुस्तक गणित की भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल, गणित की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी मानी जाती है? ठीक है, गणित की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी मानी जाती है? तो स्मरण शक्ति, अमूर्तीकरण, लेखन, चित्रांकन। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमूर्तीकरण। ठीक है, अमूर्तीकरण गणित की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन 5 देखिए, गणित मुख्यतः किस बात पर आधारित होती है? पहला है कल्पना, दूसरा है अनुमान, तर्क एवं प्रमाण और अनुभव। तो ABCD, हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन C, तर्क एवं प्रमाण। ठीक है, तर्क एवं प्रमाण गणित मुख्यतः इसी पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है गणितीय सोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना, समस्या समाधान, चित्र बनाना, कविता लिखना। क्या हो सकता है? ABCD, क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समस्या समाधान। गणितीय सोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान। चलिए सातवां क्वेश्चन है पैटर्न रिकॉग्निशन का संबंध किससे है? पैटर्न रिकॉग्निशन का संबंध किससे है? गणितीय सोच, चित्रकला, संगीत, भाषा। इन चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा हो जाएगा? गणितीय सोच। ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन का संबंध किससे है? गणितीय सोच। हमारा आठवां सवाल है NCF 2005 गणित शिक्षण में किस पर विशेष बल देता है? रटने पर, तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान, गृह कार्य, परीक्षा। कौन सा होगा सही आंसर आठवां का हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए, NEP 2020 किस प्रकार की सोच के विकास पर बल देती है? केवल स्मरण शक्ति, क्रिटिकल थिंकिंग एवं लॉजिकल थिंकिंग, लेखन कौशल, चित्रकारी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 9 का? देखिए ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकल थिंकिंग एवं लॉजिकल थिंकिंग। हमारा 10वां सवाल है अमूर्तीकरण का अर्थ है केवल चित्र बनाना, आवश्यक गुणों पर ध्यान देना, रटना, गणना करना। तो क्या हो जाएगा? ABCD, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आवश्यक गुणों पर ध्यान देना। अमूर्तीकरण का अर्थ क्या हो जाएगा? सिर्फ आवश्यक गुणों पर ध्यान देना। प्रश्न 11, बिंदु एवं रेखा किस प्रकार की अवधारणाएं हैं? वास्तविक वस्तुएं हैं, अमूर्त अवधारणाएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं या भौतिक वस्तुएं हैं? क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? ये सब क्या हैं? अमूर्त अवधारणाएं हैं। ठीक है, बिंदु एवं रेखा कैसी हैं? अमूर्त अवधारणाएं। देखिए प्रश्न 12 में कॉन्क्रीट किससे डिनोट कर, एब्स्ट्रैक्ट किससे संबंधित है ना? कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट किससे संबंधित है? तो यहाँ पे लिखा है अमूर्तीकरण, व्यापकीकरण, विशिष्टीकरण और मापन। तो 12 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? अमूर्तीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमूर्तीकरण। प्रश्न 13 देखते हैं, विशिष्टीकरण की दिशा
क्या होती है? विशिष्टीकरण की दिशा क्या होती है? तो पहला है विशेष से सामान्य, दूसरा है सामान्य से विशेष, तीसरा है सरल से कठिन और चौथा है कठिन से सरल। तो 13 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सामान्य से विशेष। विशिष्टीकरण तो सामान्य से विशेष, विशेष की ओर जाना है, एकदम सिंपल। ठीक है, समझ गए। 14 क्वेश्चन में कहा गया है सामान्य नियम को विशेष उदाहरण पर लागू करना क्या कहलाता है? पहला है व्यापकीकरण, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण, विश्लेषण। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामान्य नियम को विशेष उदाहरण पर लागू करना कौन कहलाएगा? तो 14 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विशिष्टीकरण। सामान्य नियम को विशेष करना क्या कहलाता है? विशिष्टीकरण। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। व्यापकीकरण की दिशा क्या होती है? पहला है सामान्य से विशेष, दूसरा है विशेष से सामान्य, तीसरा है ऊपर से नीचे और एक है लास्ट में दाएं से बाएं। तो 15 का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन में अनेक उदाहरणों से सामान्य नियम बनाना, बहुत सारे उदाहरण हैं तो उसको जनरलाइज करना क्या कहलाता है? विशिष्टीकरण, अमूर्तीकरण, व्यापकीकरण, मापन। तो चारों ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्यापकीकरण। ठीक है, जनरलाइजेशन बोलते हैं इसी को। प्रश्न 17, गणित को प्रतीकों की भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें चित्र होते हैं, क्योंकि इसमें प्रतीकों का व्यापक उपयोग होता है, क्योंकि इसमें कहानियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें कविता होती है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 17 का, यह हो जाएगा क्योंकि इसमें प्रतीकों का व्यापक उपयोग होता है। प्रश्न 18 देखिए, गणित का विज्ञान से संबंध मुख्यतः किस कारण से है? दोनों में मित्र बनते हैं, विज्ञान के सिद्धांत गणितीय गणनाओं पर आधारित हैं, दोनों में कविता लिखी जाती है, कोई संबंध नहीं है। तो 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विज्ञान के सिद्धांत गणितीय गणनाओं पर ही क्या होते हैं? आधारित होते हैं। प्रश्न 19 देखिए, कंप्यूटर विज्ञान का आधार क्या है? पहला है भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल। कौन सा होगा? 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गणित ही तो है कंप्यूटर विज्ञान का आधार। ठीक है, सभी का आधार क्या होता है? गणित होता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 20 में क्या है? कला में गणित की कौन सी अवधारणा प्रमुख है? तो पहला है सममिति, प्रतिशत, समय, दूरी। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कला में गणित की कौन सी अवधारणा प्रमुख होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सममिति। कला में ये सिमेट्री है ना, इसी का यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन 21 में देखिए, गणितीय सोच का आधार क्या है? तो पहला है तर्क यानी कि लॉजिक, फिर कल्पना, स्मरण, नकल। क्या होगा? गणितीय सोच का आधार क्या है? तो हमारा हो जाएगा तर्क यानी कि लॉजिक। ठीक है, 22 क्वेश्चन में देखिए, गणित में प्रत्येक निष्कर्ष किस पर आधारित होता है? अनुमान, प्रमाण, कल्पना, विश्वास। क्या हो जाएगा सही आंसर? गणित में प्रत्येक निष्कर्ष किस पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमाण। ठीक है, गणित में प्रत्येक निष्कर्ष प्रमाण पर क्या होता है? आधारित होता है। 23, गणित में सार्वभौमिक भाषा होने का कारण क्या है? गणित की सार्वभौमिक भाषा होने का कारण क्या है? तो सभी देशों में एक समान नियम, केवल भारत में उपयोग, केवल विद्यालयों में उपयोग, केवल वैज्ञानिकों के लिए। क्या होगा? सिंपल सी है, इसका आंसर क्या है? बहुत ही आसान हो गया। देखिए, तो 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सभी देशों में एक समान नियम है। 24 सवाल में देखिए, अमूर्तीकरण में किन गुणों पर ध्यान दिया जाता है? रंग एवं आकार, आवश्यक गुण, वजन, पदार्थ। कौन सा होगा सही आंसर अमूर्तीकरण का? तो 24वां का सही आंसर हो जाएगा हमारा आवश्यक गुण। अमूर्तीकरण में किन गुणों पर ध्यान दिया जाता है? आवश्यक गुण पर ही ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन 25, गणितीय सोच किस क्षमता का विकास करती है? पहला है तार्किक क्षमता, केवल स्मरण शक्ति, अभिनय या गायन। कौन सा हो जाएगा? गणितीय सोच किस क्षमता का विकास करती है? तो यह हमारा तार्किक क्षमता का विकास करती है। 26 क्वेश्चन में क्या कहता है? गणित की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल व्याख्यान देना, विद्यार्थियों को स्वयं खोजने के अवसर देना, केवल उत्तर बताना, केवल गृह कार्य देना। क्या हो जाएगा सही कार्य? शिक्षक की भूमिका क्या हो जाएगी? तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को स्वयं खोजने के अवसर देना। क्वेश्चन 27 देखिए, खोज आधारित शिक्षण किसे बढ़ावा देता है? व्यापकीकरण, रटने को, अनुशासन और परीक्षा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 27 का? व्यापकीकरण, जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन यानी कि व्यापकीकरण, खोज आधारित शिक्षण इसी को बढ़ावा देता है।
प्रश्न 28 में देखिए, गणित एवं अर्थशास्त्र में सबसे अधिक प्रयुक्त अवधारणा कौन सी है? किस अवधारणा का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो पहला है प्रतिशत एवं सांख्यिकी, कविता, व्याकरण, संगीत। किसको करते हैं? तो 28 का सही हो जाएगा प्रतिशत एवं सांख्यिकी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का होता है। क्वेश्चन 29, गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक एवं वैज्ञानिक है, केवल सैद्धांतिक है, केवल व्यवहारिक है, केवल अमूर्त है? गणित की प्रकृति कैसी है? 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तार्किक एवं वैज्ञानिक। हमारा 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में कौन सा कथन सही है? गणित केवल संख्याओं का विषय है, गणित केवल सूत्र याद करने का विषय है, गणित तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान का विषय है, गणित का दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो क्या होगा? कौन सा कथन सही होगा? ये सी, गणित तार्किक चिंतन एवं समस्या समाधान का विज्ञान है। तो चलिए, इस वीडियो में आपने गणित की प्रकृति के अंदर जितने भी टॉपिक हैं थ्योरी उसको समझा, और बहुत इम्पॉर्टेंट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने तैयार किया था उसका भी आपने अच्छे से अध्ययन किया। तो अगर ये वीडियो से आपने कुछ सीखा है और आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल है, आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियोस तुरंत प्राप्त हों। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।